दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ जियोग्राफी जो है वहां पर सबसे बड़ा क्राइसिस चल रहा है। हम बात करें ईरान के क्राइसिस की, जो कि दुनिया के सबसे एसेंशियल जो पार्ट है उसमें है। हाल ही में हुए प्रोटेस्ट में ईरान में यह देखा गया है कि हजारों लोग मारे जा चुके हैं, डॉक्टर्स घायलों का इलाज अंधेरे में कर रहे हैं, इंटरनेट शटडाउन है और खुद को सबसे बड़ी सिविलाइजेशन बताने वाले देशों में से एक ईरान की हालत ये कैसे होती है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज हम इस डिस्कशन में। तो ये ईरान का मैप है और ईरान के मैप को और इसके क्राइसिस को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि वहाँ की वर्तमान स्थिति क्या है। तो प्रोटेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं, वहाँ पे इंटरनेट शटडाउन हो चुका है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, मीडिया की कोई रिपोर्ट्स नहीं है और सिस्टम पूरा का पूरा ब्रेकडाउन हो चुका है। इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है और जनता सड़कों पर है। ऐसा कहा जा रहा है कि 100 से ज़्यादा शहरों में बहुत बड़े स्तर पर आग लगी हुई है। तो ईरान का क्राइसिस समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि ईरान क्या है, कहाँ पर है और कैसा है। तो ये ईरान का मैप है और ईरान 1947 तक भारत का पड़ोसी था। पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान का पड़ोसी हो जाता है, लेकिन पुरानी जो पड़ोसी का जो प्रेम होता है ईरान कभी नहीं भूलता है और आज भी ईरान इंडिया को अपना क्लोज अलाई मानता है, सिविलाइजेशनल टाइज को वो मेंटेन रखना चाहता है। लेकिन वर्तमान की जो ईरान की जियोग्राफिकल स्थिति है उसको ऐसी जगह पे रखती है कि वो पूरे जो वर्ल्ड पावर है उनके सेंटर फोकस पे आ जाता है, भले वो रशिया हो, अमेरिका हो, चीन हो। ऐसा कहा जाता है, अगर हम थ्योरी को समझें तो 3 बड़ी थ्योरी हैं जो ईरान के पावर को, ईरान की स्थिति को समझाती हैं। ये इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल थ्योरीज के 3 बड़े स्कॉलर्स हैं। पहले स्कॉलर है जॉन मैकेंडर, वो हार्टलैंड और रिमलैंड थ्योरी कहती है। वो कहती है कि यूरेशिया को जो कंट्रोल करेगा, यूरोप और एशिया के बीच के जोन को, वो पूरी दुनिया पे राज करेगा। तो पहले तो होते हैं मैकेंडर साहब और उसके बाद आते हैं अल्फ्रेड टी महान। वो कहते हैं कि सी पावर जो होता है वो ग्रेट पावर स्टेटस तय करता है। अगर ईरान को आप देखोगे, ईरान के नक्शे को देखोगे तो एक तो ये यूरेशिया के बिल्कुल सेंटर में पड़ता है, यहाँ पे यूरोप है, इस तरफ एशिया है और सी पावर के बिल्कुल ऊपर है जो अरेबियन ओशन, अरेबियन सी है और इंडियन ओशन उससे डायरेक्ट कनेक्ट करता है। दूसरा, ये ऐसी स्थिति है जो सी पावर भी है, हार्टलैंड से भी कनेक्ट करता है। और उसके बाद एक नए स्कॉलर आते हैं, निकोलस जे स्पाइकमैन। वो ये कहते हैं कि रिमलैंड जो स्टेट होता है वो दुनिया पे राज करेगा। दुनिया की जो पूरी पावर बैलेंस है उसको मेंटेन रखने के लिए रिमलैंड स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रिमलैंड स्टेट क्या होता है? रिमलैंड स्टेट वो एरिया है जो कि जोन ऑफ कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, और वो ऐसा है जहां पे यूरेशिया से भी रिलेट करता है, लैंड पावर भी यही है और मैरीटाइम पावर भी है। अगर ईरान को देखो तो एग्जैक्टली उसी स्थिति में, ऐसा कहा जाता है जियोग्राफी अपना रिवेंज लेती है और जियोग्राफी जो ईरान की इसको फेवर भी किया है एक समय तक, लंबे समय तक पर्शियन एम्पायर यहाँ पे रूल करता है, लेकिन इसको भुगतान भी करना पड़ा। जैसे अफगानिस्तान को हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, क्योंकि इसकी जियोग्राफी के कारण सारे एम्पायर यहाँ पे आके रूल करना चाहते हैं। वैसे ही ईरान की स्थिति, ईरान की जियोग्राफी इसको सबका सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन भी बनाती है और क्राइसिस में भी लेके आती है। तो वर्तमान का जो मुद्दा है ईरान में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसको हम 3 मुद्दों पे समझ सकते हैं। पहला तो यह कि ईरान में ये संकट है क्यों, हंगामा ये क्यों बरपा है, ईरान ने जो थोड़ी सी आग लगाई है। दूसरा, अमेरिका फिलहाल स्थिति में क्या कह रहा है और भारत के इसके रिश्तों पर क्या असर पड़ने वाला है, भारत की स्थिति, भारत की सुरक्षा, भारत की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। तो पहला मुद्दा समझते हैं, ये ईरान है। और अगर जियोपॉलिटिकल जो चेस बोर्ड अगर हम देखें, अगर ये शतरंज का पूरा बिसात देखें तो ईरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस है जो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स का एक प्यादा बन जाता है, ठीक है। ईरान की जो वर्तमान स्थिति, इसके पड़ोसी देश आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत बार जो भी न्यूज़ में रहता है उसका पड़ोसी देशों को एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ईरान की ये लोकेशन है। इसकी शुरुआत अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की करें तो ईरान के जो ऑयल रिसोर्सेज में सबसे रिच कंट्रीज में से एक है। पिछला जो वीडियो वेनेजुएला पे किया था, हम दुनिया के टॉप 10 ऑयल कंट्रीज की बात की थी, ईरान उनमें से एक आता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये मोहम्मद रेजा पहलवी साहब होते हैं, ईरान के रूलर होते हैं। इनके जस्ट पहले एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो नेशनलाइज कर देते हैं ऑयल इंडस्ट्रीज को, लेकिन उनको हटा दिया जाता है। और रजा पहलवी साहब जो होते हैं वो वेस्ट को सपोर्ट करते हैं, बहुत ही मॉडर्न आउटलुक होता है इनका, और वो फ्री ट्रेड ओपन करते हैं। और इनके समय में ईरान जो है ये 1979 तक रूल करते हैं। इनके समय जो ईरान होता है वो बहुत ही डेवलप्ड कंट्री से भी ज़्यादा इकोनॉमिक रेट से ग्रोथ करता है। ईरान की जो आज की स्थिति भी है, वहाँ पर आज भी 24/7 जो है बिजली आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी और वहाँ की यूथ बहुत एजुकेटेड मानी जाती है। तो ईरान जो है वो फ्री ट्रेड, रजा पहलवी के जो ईरान के शाह है, इनके रूल के अंदर बहुत फ्री ट्रेड ओपन करता है। और ये वाइट रेवोल्यूशन लेके आते हैं 1963 में, जो एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का प्लान होता है ईरान के डेवलपमेंट के लिए। इसके साथ ही रजा पहलवी जो है लैंड रिफॉर्म्स करते हैं, इंडस्ट्रीज बहुत बड़े स्केल पे लाते हैं और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना देते हैं ईरान को। लेकिन यही जो अंदर की जो पूरी डेवलपमेंट हो रहा होता है ये इसलिए चल रहा होता है क्योंकि ये वेस्टर्न
जो कंट्रीज हैं, यूए जो अमेरिका है, यूरोप है, उनके इंटरेस्ट को सपोर्ट करते हैं, फ्री ट्रेड ऑयल वगैरह अमेरिकन कंपनीज को बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन यही बात जो हार्डलाइनर होते हैं ईरान के अंदर के, उनको पसंद नहीं आती है। जो इस्लामिक रेडिकल या जो कंजर्वेटिव ग्रुप होता है उनको ये समझ नहीं आती है। तो इसी दौर में एक नए चेहरे का उदय होता है, वो होता है अयतुल्ला रूहानी खुमैनी। दो नाम होते हैं, खुमैनी और खोमेनाई। खोमेनाई इसके बाद आते हैं। तो 1 फरवरी 1979 को ये खोमेनाई साहब हैं, वो तेहरान, ये पहले 15-20 साल ईरान से बाहर रहते हैं, अपने खुद को एग्जाइल पे रखते हैं। उसके बाद में बेसरत ये जहरा कब्रिस्तान होता है, वहां पे इनकी जो फ्लाइट है वो उतरती है और लाखों समर्थक उनका स्वागत करते हैं। ये इस्लामिक कंजर्वेटिव होते हैं और कंजर्वेटिव जो रेडिकल ग्रुप हैं इनको बहुत बड़े स्तर पे सपोर्ट करता है और ये क्रिएट करते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। नॉर्मली सभी देशों में ये होता है कि अगर रेवोल्यूशन हो तो उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, अगर राज सत्ता जाती है उसके बाद डेमोक्रेसी आती है। ये कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी लेकर आएंगे, हम एक नया सिस्टम बनाएंगे, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाते हैं। तो खुमैनी साहब ये कहते हैं कि जो ये एक पैलेस्तीन एम्पायर होता है 2500 साल से चल रहा होता है ईरान पे जिसका राज, उसको खत्म करते हैं। और जब किसी शासन को आप खत्म करते हो तो सत्ता बदलना आसान होता है, देश को चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो किसी भी देश को यूनाइट करने के 3 फैक्टर हो सकते हैं, या तो डेमोक्रेसी हो सकती है, लोकतंत्र जैसा भारत में था, बाकी देशों में रहा, या फिर कोई बड़ा एम्पायर हो सकता है जैसे ईरान में इससे पहले था, या फिर कोई तीसरा कदम इनको बनाना पड़ेगा। तो खुमैनी साहब ने नया जो हथियार अपनाया, नया जो कंट्री को यूनाइट करने का जो तरीका अपनाया वो था इस्लाम। इन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया जिसको बोला जाता है विलायत फकीह, जिसका मतलब होता है गार्जियनशिप ऑफ इस्लामिक जूरिस्ट। मतलब इस्लाम है वो सबसे बढ़िया रिलीजन है और इस्लाम को जो ज्ञान, जो जिनको इस्लाम का ज्ञान है, जो इस्लाम के जो शरिया है उसके ज्ञाता है, वही इस देश को बहुत सही तरीके से चला सकते हैं, उन्हीं का रूल होना चाहिए। तो खोमेनी साहब ये कहते हैं कि बहुत बढ़िया, आपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो डॉक्यूमेंट बना के रखा है, जो हाईएस्ट लॉ है वो शरिया है, उसके अनुसार ही देश चलना चाहिए। तो जो रेवोल्यूशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट आता है, खुमैनी साहब पहले तो कहते हैं बहुत ही बढ़िया नाइस डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसके बाद उसको रिजेक्ट कर देते हैं और पूरी जनता के सामने सिर्फ एक सवाल रखते हैं कि क्या ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बनना चाहिए। और 98% जनता 1979 में ये कहती है कि ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बनना चाहिए और यहाँ से एक नया ईरान का जन्म हो जाता। खोमेनी साहब के बाद में जो एक मॉडर्न ईरान होता है, वो खोमेनी साहब के हिसाब से जो मॉडर्न ईरान जो शाह के अंडर में चल रहा था, तो एक वो वेस्टर्न पॉल्यूशन था, यानी कि जो डेमोक्रेसी, राइट्स और ये सारी चीजें थी जो इस्लाम के खिलाफ थी, वो एक तरीके का वेस्टर्न पॉल्यूशन था। तो इसलिए इसको खत्म करके हमें नई चीजें लानी पड़ी जो इस्लाम शरिया के अनुसार हो। वो हिजाब की एंट्री होती है यहाँ पे, राइट्स जो होते हैं उनको खत्म कर दिया जाता है, यूनिवर्सिटीज को क्लोज कर दिया जाता है। 20,000 से ज्यादा जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं, जो बोलते हैं मॉडर्न या एजुकेटेड जो समुदाय होता है सिविल सोसाइटी को, उनको के एंड कर दिया जाता है, उनका पूरा जो चल रहा होता है, यूनिवर्सिटीज बंद होती है और एक नया ग्रुप बना दिया जाता है IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स क्रॉप्स करके होती हैं, जो कि एक सेना का अल्टरनेटिव होता है, क्योंकि सेना जो है वो इससे पहले भी जो सत्ता है उसके खिलाफ जा चुकी होती है। ठीक है, तो इसके बाद एक नया ये IRGC है, मल्टी सर्विस प्राइमरी ब्रांच ऑफ द ईरानियन आर्म फोर्सेज है। तो जब मैं इसका डिस्कशन कर रहा था तो मेरे मित्र हैं JNU से, इन्होंने IRGC पे PhD की हुई है, उनसे हमने डिस्कशन किया तो पता चला कि IRGC वहाँ का सबसे बोलते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग, जैसे पाकिस्तान की आर्मी है वहाँ पे IRGC है। IRGC के एक बड़े लीडर थे जिनका पिछले 1-2 साल पहले ही हुसैन सलामी करके थे, उनको इजराइल के अटैक में मार दिया गया था। ईरान इजराइल वॉर होता है कुछ साल पहले, उसमें उनको मार दिया गया था। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो शक्ति का जो स्रोत है वो IRGC है ईरान में। उसके बाद में अभी की जो स्थिति है वो IRGC कैसे कर रही है, वो एक नैतिक पुलिस, मोरल पुलिस की तरह काम करती है। जैसे 2020 में महसा अमीनी करके एक लेडी होती है, उनको हिजाब सही तरीके से नहीं पहनने के कारण गिरफ्तार किया जाता है। ये क्लियर रिपोर्ट नहीं है कि उनकी मृत्यु कैसे होती है, लेकिन जनता में ये भावना है कि उनकी मृत्यु कस्टोडियल डेथ के कारण होती है, उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है और महसा अमीनी की मृत्यु हो जाती है 2020 में। लेकिन ये 2020 का जो प्रोटेस्ट होता है वो 2020 से शुरू नहीं होता, एक साइकिल्स ऑफ प्रोटेस्ट होता है जो 2002-2006 के से शुरू हो जाता है। जो अपने खुमैनी साहब थे उनके सक्सेसर होते हैं अली हुसैनी खमेनाई। ये 1989 को सक्सीड करते हैं और तब से लेके ये एक हार्डलाइनर प्रेसिडेंट है, हार्डलाइनर सुप्रीम लीडर है।
ईरान में दो फैक्शंस है, एक है हार्डलाइनर, एक होता है मॉडरेट। हार्डलाइनर है वो ये कहते हैं कि हमें किसी भी प्रकार से वेस्ट को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, यूएस हेजेमनी है उसको कंप्लीटली रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यूएस जो है ईरान के इस्लाम के इंटरेस्ट को खत्म करता है। दूसरे जो ये तो अपने सुप्रीम लीडर है, लेकिन जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है मोसाद पेजेस्कियन साहब, ये 9th प्रेसिडेंट है और ये है मॉडरेट या जिसे बोलते हैं रिफॉर्मिस्ट सेक्शन से आते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज है, ईरान में 3 तरह के पावर ग्रुप हैं। पहला तो सुप्रीम लीडर है जो अभी खमेनाई साहब है, उनके पास है रियल पावर। पार्लियामेंट है वो लॉ तो बना सकती है, लेकिन पार्लियामेंट के लॉ को सुप्रीम लीडर रिजेक्ट कर सकते हैं। तीसरे जो प्रेसिडेंट है उनका कोई कंट्रोल नहीं है आर्मी पे, और आर्मी से भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट आईआरजीसी है उस पर भी किसी का कंट्रोल है नहीं। तो 2024 से ये मोसाद पेजेस्कियन जो है वो लीडर है, रिफॉर्मिस्ट लीडर है। और बाहर की कंट्रीज के लिए ईरान पे इस तरीके से करना इसलिए इजी है क्योंकि वहां पे इंटरनल फैक्शन दिखता है, आंतरिक से बोलते हैं कि टकराव दिखता है, ऐसा लगता है कि सत्ता के जो पूरे स्रोत हैं आपस में बिखरे हुए हैं, इसीलिए अमेरिका भी ये सारी चीजें अप्लाई करने की कोशिश करता है। उसके बाद में एक और कैरेक्टर है रजा पहलवी, जो शाह थे उनके ये बेटे हैं और पिछले कुछ वर्षों से, पिछले कई सालों से वो अमेरिका में ही एग्जाइल करके रहते हैं। अमेरिका उनको एज ए अल्टरनेट लीडर की तरह प्रेजेंट करना चाहता है। अब ईरान की जनता ऐसी है, कुछ जो फैक्शन है वो इनको सपोर्ट करते हैं, कुछ फैक्शन है वो सुप्रीम लीडर को सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा जो करंट क्राइसिस है उसका अगर हम पूरे डायमेंशंस देखें तो पहला बड़ा डायमेंशन जैसा हर एक देश में होता है, हमने नेपाल में देखा ऐसा क्राइसिस, हमने बांग्लादेश में देखा, हमने श्रीलंका में देखा, वैसे ही ईरान के क्राइसिस का एक जो बड़ा फैक्टर है वो है इकोनॉमिक कोलैप्स। सैंक्शंस लगे हुए हैं, सैंक्शंस 1979 से जब वो रेवोल्यूशन होता है इस्लामिक रेवोल्यूशन, तब से जो सैंक्शन लगे थे उनमें से कुछ आज भी लगे हुए हैं, और हर साल नए प्रेसिडेंट के साथ कोई ना कोई नए सैंक्शन और ईरान पे लगा दिए जाते हैं। करेंसी है उसकी फ्री फॉल है, करेंसी का अगर आप स्थिति देखो तो ये आज का जो ईरान का यूएस डॉलर के मुकाबले जो स्थिति वो ये है 10,72,000 ईरानियन जो रियाल है वो 1 यूएस डॉलर के बराबर है, ये स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में आप ये देखिए कि वहां की 65% जो जनता है वो यूथ है। यूथ जो होती है वो एस्पिरेशनल होती है, वो नया कुछ अचीव करना चाहती है, वो अपने स्टेटस को और बढ़ाना चाहती हैं, उनके हाई एस्पिरेशन होते हैं, वो एजुकेटेड होते हैं, और मिडिल क्लास के एस्पिरेशन बहुत बड़े होते हैं। अब जब इतनी ज्यादा क्राइसिस हो तो आउट माइग्रेशन जो ईरान में है वो बहुत ज्यादा है। आउट माइग्रेशन के अलावा जो क्राइसिस है अभी, जो वर्तमान की क्राइसिस, उसमें जो एक बड़ा सेक्शन प्रोटेस्ट करता है, जो हमने ये हार्डलाइनर और रिफॉर्मिस्ट का जो सेक्शन देखा है वो समाज के सभी वर्गों में डिवाइडेड है। जैसे बाजार, जो बाजारी बोले जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे ट्रेडर्स होते हैं वैसे ईरान में बाजारी होते हैं। तो बाजारी उनमें भी 2 धड़े हैं, एक रिफॉर्मिस्ट है, एक हार्डलाइनर है। तो बाजारी भी अभी प्रोटेस्ट करके सड़कों पे आ गए। जब पैसे वाले लोग, पैसे कमाने वाले लोग, ट्रेडर सड़कों पे आ जाए तो क्राइसिस और बढ़ जाता है। उसके अलावा पॉलिटिकल रिप्रेशन जो है, एग्जीक्यूशन जो हो रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं, आईआरजीसी का डोमिनेंस है, जो पुलिस है, वहां की आर्मी है, उनसे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो शक्तिशाली ग्रुप है उसका डोमिनेंस के कारण जनता के जो अधिकार है उन पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। उसके अलावा लेजिटिमेसी का क्राइसिस है। लेजिटिमेसी मतलब जो शासन कर रहा है, क्या वास्तव में उसका शासन सही तरीके से हो रहा है, क्या जनता के हितों का ध्यान रखा जा रहा है, क्या जो जनता ने जिस विश्वास के साथ इस्लामिक लीडर को पूरी सत्ता दी थी उसको ध्यान में रखा जा रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ये होता है कि वहां के जो अली खौमेनी है उनके एक प्रमुख जो जिसे बोलते हैं कि एक बहुत ही सीनियर लीडर जो अली खौमेनी के अपने जो सुप्रीम लीडर उनके खास आदमी हैं अली शाम खानी, उनकी बेटी की शादी होती है और उसमें वो वेस्टर्न ड्रेस, एकदम एक्सपोज्ड कपड़े पहन के एकदम प्रॉपर तरीके से ठाट बाट से बहुत बड़ी स्तर पे शादी करते हैं, जैसा हमारे इंडिया में होता है। जनता सड़कों पे पॉल्यूशन से मर रही होती है और बहुत बड़े लीडर होते हैं लाखों रुपए खर्च करके अपने बेटियों की शादी करवा रहे थे। तो ईरान में भी एक ऐसा केस देखने आता है कि एक बहुत ही ऐसी वेडिंग ड्रेस होती है जिसमें वो पूरी तरीके से वेस्टर्न ड्रेस पहने हुए। अब मुद्दा ये है कि जो सुप्रीम लीडर है वो प्रीच करते हैं कि हिजाब होना चाहिए, इस्लामिक जो मोरालिटी उसको मेंटेन करना चाहिए, और उनके खास आदमी हैं वो वेस्टर्न कपड़ों में, वेस्टर्न तौर तरीकों से एक बड़ी शादी करवाते हैं। ठीक है, इसके कारण पूरा जो हिजाब लॉज है उसके खिलाफ बहुत बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट हो जाती है। वुमेन कहती है हमें तो आप हिजाब में रखने को कह रहे हो और आप अपने घर पे ये सारी हिपोक्रेसी कर रहे हो। अब
जैसे नेता लोग पॉलिटिशियंस को करना चाहिए, वैसे ही अली शमखानी साहब भी यही कहते कि तो इसराइल का प्रोपेगेंडा था, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, वही जो नॉर्मली नेता लोग रिप्लाई करते हैं। तो जो वर्तमान मुद्दा है, वर्तमान की स्थिति, उसको बोला रहा है बर्लिन वॉल मूवमेंट। बर्लिन वॉल मूवमेंट ये होता है कि जो कोल्ड वॉर है, जब वो एंड होने को आता है तो बर्लिन वॉल गिर जाती है और यूएसएसआर का अंत हो जाता है। तो ईरान की जो वर्तमान स्थिति, कुछ लोग उसको बर्लिन वॉल मूवमेंट से कंपेयर कर रहे हैं। कुछ जो स्कॉलर्स है वो कह रहे हैं कि ये थोड़े टाइम का डिसरप्शन है, अभी तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है, लेकिन इससे बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आएगा। दूसरा कह रहे हैं कि रिजीम जो अभी है, ये रिजीम मतलब सुप्रीम लीडर की जो अथॉरिटी है वो अभी बहुत ज्यादा कमजोर, अपनी इतिहास में सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में आज है रिजीम। और उसका कारण है कि बैड मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि दूसरे कारण भी, जैसे रिजीम जो है वो आज भी रिलीजियस नेचर पे चलता है, वहां पे कोई मॉडर्न रैशनल आर्गुमेंट नहीं दिए जाते, अभी भी रिलीजन के बेसिस पे वो चलाना चाहते हैं। दूसरा जो फॉरेन सैंक्शंस है, फॉरेन पॉलिसी चॉइस है, जो यूएस का विरोध कर रहा है, ठीक है, अपोज करना यूएस को, उसके कारण सैंक्शंस, ट्रेड और जो सारा डेवलपमेंट है उसकी सारा जो ट्रैक है वो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो आइसोलेशन हो जाता है, आसपास के देशों में इंस्टेबिलिटी रहती है और किसी भी समय हमला होने का खतरा ईरान पे बना रहता है। तो ये सारा बैड मैनेजमेंट और ये जो रिजीम के जो कमजोरी उसके कारण सामने आता है। अब देखो, इसमें एक और प्लेयर है जिसको बोला जाता है इजराइल। इजराइल एक जूइश स्टेट है, ठीक है, जूज जो है वो चलाते हैं। और इजराइल का जो एक्सपेंशन है, इजराइल है वो एक्सपेंशनरी स्टेट, एक्सपेंशनरी मतलब अपना विस्तारवादी नीति को फॉलो करता है, और एक्सपेंशनरी स्टेट जो है वो पैलेस्तीन को पूरा टेक ओवर करना चाहता है। और ईरान जो है वो खुद को पैलेस्तीनियन का लीडर मानता है, वो कहता है कि वी आर द लीडर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। अगर आप मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर हो तो यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं उनके राइट जब छीने जाएंगे तो ईरान को बोलना पड़ेगा। तो ईरान जो है इस एरिया में सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो इजराइल पड़ता है। इजराइल के ऊपर हाथ है यूएसए का, ठीक है, और यूएसए के सपोर्टर्स हैं यहाँ पे सऊदी अरेबिया और यूएई। अब दिक्कत की बात यह है कि ईरान के सैंक्शंस और इन सब के बाद में जिंदा रहने, इकोनॉमी के ठीक ठाक चलने में जो एक ट्रेडिंग सपोर्ट रहता है वो यूएई और सऊदी अरेबिया का रहता है। अब सऊदी अरेबिया और यूएई नहीं चाहते कि यूएसए कोई काइनेटिक एक्शन करे, काइनेटिक एक्शन मतलब कोई बॉम्ब वगैरह मारे, लेकिन इजराइल चाहता है कि यूएसए जितना जल्दी हो सके ईरान पे हमला करे, ईरान को खत्म करे। इसका एक कारण ये भी है कि जब खामेनेई वो लीडर बनते हैं, इस्लामिक रेवोल्यूशन आता तो एक घड़ी लगाते हैं, अपने तेहरान में एक घड़ी लगी होती है, उसमें घड़ी का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जिसे बोलते हैं ना क्लॉक लगी होती है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है डेथ टू इजराइल। वहां पे नारे भी ऐसे चलते हैं कि डेथ टू यूएसए, डेथ टू इजराइल। यूएसए को बोला जाता है ग्रेटर सैटन, बहुत बड़ा जो शैतान है वो यूएसए है, और इजराइल भी उसी शैतान का छोटा भाई है। तो ये पूरा जो घड़ी ये लगाते हैं, इजराइल ने पिछले साल उस पर हमला किया और वो पूरी जो क्लॉक थी उसी को उड़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा इजराइल का जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरह देखा जाता है, और इजराइल की जो एग्जिस्टेंस है वो ईरान के नजर में इलेजिटिमेट मतलब सही तरीके से इजराइल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने जमीन जो है वो पैलेस्तीन की ली हुई है, ठीक है। तो ये इजराइल की कहानी है। उसके बाद में जीसीसी जो गल्फ कंट्रीज है वो नहीं चाहते कि शांति चाहिए, इजराइल चाहिए, एग्रेसिव चाहिए, और यूएसए जो वो इजराइल को भी सपोर्ट कर रहा है, सऊदी अरेबिया के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है। इन सब के बीच में नया कैरेक्टर आ जाता है चाइना का। तो चाइना जो है वो हाल ही में सऊदी अरेबिया और ईरान के थोड़े संबंध को इंप्रूव कराने में हेल्प करता है, और यूएसए को ये चीज पसंद नहीं है कि कोई एक बड़ा देश, स्ट्रांग देश मिडिल ईस्ट में आ जाए, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट है वो दुनिया का सबसे, जिसे बोलते हैं इंपॉर्टेंट जियोग्राफी मानी जाती है। अगर इंपॉर्टेंट जियोग्राफी है तो सबसे ज्यादा रिसोर्सेज यहाँ पर है, सबसे ज्यादा मिलिट्री इशू यहाँ पर है, सबसे ज्यादा जिसे बोलते हैं यूएसए के इंटरेस्ट यहाँ पर है। अब उसके कारण यूएसए क्या लगाता है, सैंक्शंस लगाता है, जैसे काटसा एक सैंक्शंस लगाया हुआ है। हाल ही में इन्होंने बोला कि एडिशनल 50% और 25% और टैक्स लगाए जाएंगे। अटैक होते, प्रॉक्सी वॉर्स होते हैं। थोड़े जो जून 2025 था उसमें यूएसए ने क्या बोला, 23 जून को बोला उन्होंने, 2 दिन पहले इन्होंने बोला कि हम इजराइल से बात करें, ईरान से बात कर रहे हैं, और उसके 2 दिन बाद में एक ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, और उसमें जो ईरान की तथाकथित जो न्यूक्लियर साइट्स है उनको ब्रेक कर दिया जाता है। जितनी भी जो बहुत सारे पहाड़ों के नीचे जो न्यूक्लियर साइट्स होती है उनको ब्रेक कर देते। इसके कारण इनके बीच में तल्खी और बढ़ जाती है। जो न्यूक्लियर, पहले ईरान ये बोलता है कि हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं कर रहे हैं, उसको वो अपना टर्न कर देता है और ये बोलता है कि अब हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट करेंगे, एंड वी आर इन अ कैपेसिटी टू मेक ए न्यूक्लियर बॉम्ब विद इन 24 आवर्स। ईरान का ये कहना है
कि अगर इजराइल या यूएसए हम पे न्यूक्लियर परमाणु हमला करता है तो हम ऐसी स्थिति में 24 घंटे के अंदर हम एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। उसके अलावा जो इनकी मिसाइल कैपेसिटी है वो भी एक्सपोज हो जाती है। दो चीजें होती हैं, एक तो इनकी कमजोरी एक्सपोर्ट होती है, जो इनकी कमजोरी है वो सामने आ जाती है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसके साथ ही जो इजराइल की कमजोरी है वो भी सामने आ जाती है। इन सारे हमलों के बाद भी जो ईरान है वो इजराइल पे कुछ जगहों पे हमला करने में सक्षम रहता है। जो अपना पूरा पर्शियन गल्फ है, जो पूरी लोकेशन है, वहां पर जो यूएस के इंटरेस्ट होते हैं, जो मिलिट्री बेस होते हैं, उन पे हमला करने में सक्षम रहता है। और वर्तमान स्थिति में जब ट्रंप ने कहा है कि हम किसी भी समय हमला कर सकते हैं, किसी भी समय ईरान पे अटैक हो सकता है, द हेल्प इज ऑन द वे, क्यों प्रोटेस्टर्स को हेल्प करने में, तो ईरान ये कहता है कि जो भी यूएस के इंटरेस्ट है, यूएस के इंटरेस्ट जो पूरे मिडल ईस्ट में जो भी यूएस के इंटरेस्ट हैं, उन पे हमला करना हमारा लेजिटिमेट वॉर ऑब्जेक्टिव होगा। कि इस क्षेत्र में अमेरिका के जितने भी इंटरेस्ट है, भली वो मिलिट्री बेस बनाया हुआ हो, भली इजराइल हो, भली कोई दूसरी किसी भी तरह की स्थिति हो, अगर ईरान पे हमला होता है तो ईरान इनमें से किसी पर भी हमला कर सकता है। अब इस पूरी स्थिति को देखते हुए कभी ये लगता है कि शायद ये वेनेजुएला की तरह ही यहाँ पे हमला हो जाएगा, ईरान के किसी उसको उठा दिया जाएगा। लेकिन ईरान का जो आंतरिक पूरा जो मुद्दा है, जो रिजीम चेंज की जो बात होती है, वो बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है, क्योंकि रिजीम जो ईरान के अंदर का है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और ईरान के जो लोग हैं, जो अपनी जनता है, उसने इराक को देखा, इराक में किस तरह से अमेरिका ने मदद की और उसके बाद पूरा देश बिखर गया। उसने सीरिया को देखा है, वहां पर भी अमेरिका ने तथाकथित मदद की और देश आज तक उसको भुगत रहा है। उसने लीबिया को देखा है, लीबिया में भी यही हाल होता है, और अभी वेनेजुएला को भी देखा है। तो जनता का जो यूएस पे कोई ट्रस्ट नहीं है। उसके अलावा जो ईरान के जो रिजीम है उसके अंदर अभी तक कमजोरी नहीं है। जो अपना जो सुप्रीम लीडर है आज भी वहां पे बहुत बड़ी मजबूत स्थिति में है। इसके अलावा जो इंटरनल जो सिस्टम है, सारे सैंक्शंस के बावजूद, सारी स्थिति के बावजूद, वहां का इकोनॉमी, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की स्थिति आज भी मजबूत है। इसके अलावा जो जनता है वो किसी बाहर से थोपा हुआ लीडर एक्सेप्ट नहीं करेगी। अफगानिस्तान का स्थिति अगर देख लो तो वहां पर भी बाहर से डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा अगर आप ईरान का मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ईरान जो है वो रूस का भी पड़ोसी बन जाता है कैस्पियन सी के द्वारा। ठीक है, तो रूस भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका का कोई पपेट हो वो ईरान पे राज करे। इसके अलावा चीन ने हाल ही में ईरान को सपोर्ट करना शुरू किया। तो इस तरीके से ईरान की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि ना तो उसको यूएसए टेक ओवर कर सकता है, ना ही वो अपने से संभाल पा रहा है, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो चुका है। जब जो पैसे कमाने वाले लोग हैं वही सड़कों पर आ चुके हैं। अब इस सब के बीच में भारत की क्या स्थिति है वो भी हम समझ लेते हैं। भारत का जो रिलेशंस है, अगर भारत को ठीक से देखोगे तो जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, हमसे मेरा मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वो पैदा भी नहीं हुई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब इंडिया में थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, उस समय वहां पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी। और ये पूरा रीजन जो था, हमारा अखंड भारत जो था, उसका पड़ोसी था ईरान। जो पर्शियन थी वो हमारे यहाँ पे कोर्ट लैंग्वेज रही थी। मुगल साम्राज्य के समय पर यहाँ पे क्लोज रिलेशन थे। अगर आज की स्थिति देखोगे तो भारत का, अगर चाणक्य का जो मंडल सिद्धांत है उससे अगर आप अप्लाई करोगे तो ईरान हमारा नेचुरल अलाई बनता है, क्योंकि पड़ोसी का पड़ोसी हमेशा दोस्त होता है। ठीक है, इसके अलावा इसको एक्सटेंडेड नेबर बोला जाता है, यानी पड़ोसी की तरह ही इसको माना जा सकता है। इसके अलावा ऑयल, एनर्जी और रीजन में शांति के लिए ईरान से अच्छे संबंध बहुत जरूरी है। लेकिन सैंक्शंस के कारण, यूएस के द्वारा थोपे गए बहुत सारे दबाव के कारण भारत ने यहाँ से ऑयल वगैरह बहुत कम कर लिया। लेकिन जो भारत के जो इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है अपने सेंट्रल एशिया में, उनको मेंटेन करने के लिए भारत को ईरान से अच्छे संबंध बना के रखने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे चाबहार पोर्ट था, वर्तमान स्थिति जो चाबहार पोर्ट की वो कुछ इस प्रकार है कि सैंक्शंस के दबाव में भारत ने कुछ मिलियन डॉलर्स ईरान को दे दिए हैं कि आप अपने आप ही बना लो, हम नहीं बना पाएंगे। लेकिन जो सारा ट्रेड अफगानिस्तान को करना होता है, अफगानिस्तान के साथ कोई ट्रेड एज सच नहीं होता है। अफगानिस्तान को मदद करने के लिए, गेहूं चावल भेजने के लिए पूरा जो रूट चाहिए होता है, हम पाकिस्तान पे डिपेंड नहीं कर सकते। इसके अलावा जो चाइना का पूरा OBOR है उसको भी वापस रिप्लाई करने के लिए भी इंडिया को जो INSTC है उसको बना के रखना पड़ेगा। इसके अलावा भारत जो अल्टरनेटिव डेवलप कर रहा है, IMEC करके, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, ठीक है, उसके लिए भी ईरान के साथ, ईरान में स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो भारत के रिश्ते कुछ तल्ख ना हो जाए, इसलिए इंडिया कोशिश करता है कि शांत से शांत जगह बनी रहे। लेकिन सब कुछ इंडिया के, जैसे बोलते हैं ना कि एस्पिरेशन पे चलता नहीं, इंडिया की उम्मीदों पे चलता नहीं है। दुनिया जो है, जो वर्ल्ड पावर अभी वर्तमान स्थिति अगर बात करें तो वर्ल्ड पावर करेंटली इज इन ए स्टेट ऑफ फ्लक्स। ठीक है, जब वर्ल्ड जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, या जिसे बोलते हैं कि
हमारा जो ग्लोबल ऑर्डर है वो भी फ्लक्स में है। फ्लक्स में मतलब कि कोई ऐसा फिक्स स्टेटस नहीं है, किसी भी समय कोई बड़ा साम्राज्य, बड़ा पावर है वो राइज कर सकता है। और वर्तमान में हो ये रहा है कि यूएसए है वो स्टेटस कोइस्ट पावर, स्टेटस कोइस्ट मतलब यथास्थिति बना के रखना चाहता है। और चीन जो है वो है रिविजनिस्ट पावर। रिविजनिस्ट पावर मतलब इस पूरे सिस्टम को ब्रेक करके खुद की जगह बताना चाहता है। और चीन का ऑब्जेक्टिव है 1948 तक हमें सुपर पावर बनना है, और सुपर पावर बनने के लिए जो भी जरूरत होगी उन सभी चीजों को करेंगे। और यूएस नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसलिए वो सारे जो संभावना है जिसमें चाइना एक सुपर पावर बन सकता है उन सबको यूएस ब्रेक करना चाहता है। उसी लाइन में एक जो अपना ईरान पे टारगेट है वो उसी लाइन में है, क्योंकि सैमुअल पी हंटिंगटन करके एक बहुत बड़े स्कॉलर होते हैं, वो ये कहते हैं कि जो अपना वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये पूरा जो इस्लामिक वर्ल्ड है, ये अपने आप में बहुत बड़ा खतरा नहीं है यूएस के लिए। ये बहुत बड़ा खतरा तब हो जाएगा अगर चीन और ये दोनों मिल जाए, जैसे बोलते हैं ना दो भाई दोनों तबाही। अगर ये चीन और ये अपना मिडिल ईस्ट जो अपना इस्लामिक वर्ल्ड है, अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो यूएस के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। ये हंटिंगटन ने वार्न किया था यूएसए को। यूएसए नहीं चाहता ये दोनों साथ में, इसलिए जो जितनी भी कंट्री जहां पे यूएस का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है वहां पे अनस्टेबिलिटी करवा दी जाती है। वेनेजुएला में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, ईरान, लीबिया, सीरिया, इन सब में यही होता है। और इन सब के बीच में यूएसए चाहता है यहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रहे, इसलिए या तो इसके अंदर से करवा लो या फिर इसके ऊपर अटैक कर दो ताकि ये अनस्टेबिलिटी में दबा रहे। ईरान की ज्योग्राफी कुछ इस प्रकार की, यहाँ पे पड़ता है अपना समुद्र पड़ता है, जैसे हमने वो स्पाइकमैन की थ्योरी देखी थी। यहां से डायरेक्ट अटैक करना इजी नहीं है, यहाँ पे कुछ डेजर्ट और पहाड़ पड़ते हैं तो वहां से भी इजी नहीं है। तो इसलिए एकमात्र तरीका होता है अंदर से आग लगा दो, जनता को भड़का दो ताकि अंदर से प्रोटेस्ट हो, जो रिजीम है वो कमजोर पड़ जाए। इसी संदर्भ में पूरा ईरान का क्राइसिस चल रहा है। तो इंडिया के लिए अभी दिक्कत यह है कि इंडिया को शांति बनाकर रखनी है, तो इंडिया चाहती है थोड़ा नॉर्मलाइजेशन हो जाए ताकि ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, वो बन जाए। और जो यूरेशियन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है वो भी शांति से चल जाए। इंडिया के जो दूसरे जो एस्पिरेशन है उनको तब तक हमें शांति में रखना पड़ेगा, बैक बर्नर में रखना पड़ेगा जब तक यहाँ पे शांति ना आ जाए। अब प्रोटेस्ट में आगे क्या होता है वो तो ईरान के लीडर, यूएसए के जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है वही बता पाएंगे। आप क्या इस बारे पूरे मुद्दे में क्या सोचते हो वो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे क्या हो सकता है, आप अगर स्कॉलर बनना चाहते हो वो भी बता सकते हो। इंडिया को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए ये भी आप सोच सकते हो, भले आप मेंस के प्रिपरेशन कर रहे हो, इंटरव्यू के कर रहे हो, और कोई दूसरा टॉपिक जिस पे आप डिस्कशन करना चाहते हो तो वो भी आप हमें बता सकते हो। तो आज के डिस्कशन के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।